हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ कवि श्री ओम सोनी मधुर जी। ओम सोनी मधुर अंता से आते हैं और इनका नाम पूरे देश में जाना जाता है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में इनके नाम से लोग इन्हें जानते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी शिक्षा के बारे में, ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और इन्होंने छात्र राजनीति से अपना काव्य पाठ शुरू कर दिया था। ये भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं ओम सोनी मधुर साहब से। ओम सोनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। ओम जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आपने अपनी काव्य यात्रा शुरू की? सबसे पहले तो मैं STN के जितने भी आपके श्रोता हैं उन सबको अपना अभिवादन देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और STN के डायरेक्टर के नाते आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिनेश जी, मैं 12 जिले में अंता एक शहर है जी जी, लगभग 25 और से लगाकर 40 लाख की पॉपुलेशन आज वहाँ पर है जी। वहाँ रहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस दौरान, जैसे आपने मेरे जीवन परिचय के बारे में मेरे से जानना चाहा जी जी। मेरा बचपन यूँ तो एक व्यवसायिक परिवार में हुआ जी जी। और ये आप भी जानते हैं कि व्यवसायिक परिवार में साहित्य को लाना बहुत दुर्लभ काम है जी जी। लेकिन उसका अगर मैं मूल श्रेय दूँ तो मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ जी। मेरे बचपन का जो काल रहा है वो एक ऐसा काल रहा है जिस समय अंतानगर जी साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बिल्कुल सही। आपको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। बचपन में, हमारे बचपन में जी जी, गांवों में रासलीला मंडलियाँ हुआ करती थी, नगर की हुआ करती थी जी। रामलीला मंडलियाँ हुआ करती थी। तो हमारा जो बचपन है, हमने भी उन रासलीला मंडलियों में काम किया, रामलीला मंडलियों में काम किया। घर में भी भक्ति के संस्कार थे जी। इसलिए हमारा जो बचपन है उसमें ही मुझे यूँ कह सकते हैं कि विरासत के रूप में सांस्कृतिक वातावरण मिला। बिल्कुल। स्वर्णकार न्यू जो कौम है, हमारी जो जाति है जी, वो एक आर्ट से जुड़ी है और उस आर्ट से जुड़ने के कारण, क्योंकि वो आर्ट भी श्रृंगार की ही आर्ट है जी, श्रृंगार का ही एक पार्ट है गहना। बिल्कुल। आप बिना जेवर के किसी श्रृंगार की कल्पना नहीं कर सकते। सच है। तो मैं उस कौम में पैदा हुआ जो श्रृंगार की मूल कौम है जी। तो मुझ में वो जो सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्कार आए वो अपनी वंश परंपरा से है। बिल्कुल। मैंने लगभग 10वीं तक जी अंत में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं 11वीं में यहाँ पर महात्मा गांधी विद्यालय में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर छत्रविलास जो कोटा में कॉमर्स कॉलेज, हम जब प्रथम वर्ष में थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में थे और जब हम द्वितीय वर्ष में आए तो छत्रविलास में कॉमर्स कॉलेज अलग से हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने BCom तक शिक्षा ग्रहण की। एक बात और इस जगह में छोटी सी जी जी आपको बताना चाहूँ, हमारे बाल्यकाल में उस समय गांवों में संकीर्तन के सम्मेलन हुआ करते थे। आज आपने सामूहिक सम्मेलनों का तो नाम सुना है, बिल्कुल, लेकिन संकीर्तन सम्मेलनों का नाम नहीं सुना होगा। तो उन संकीर्तनों में क्या होता था, आसपास के क्षेत्र की जितनी भी मंडलियां थी जी जी,
वो आती थी, उन्हें 2 से 3 घंटे का कंपटीशन की तरीके से दिया जाता था और पूरी रात प्ले होता था। तो वो जो वातावरण था, उसके बाद में अंत में आनंद लोकमंच नाम से एक साहित्यिक संस्था बनी। वाह, बहुत बढ़िया। और उस साहित्यिक संस्था में आज उनमें से कुछ लोग हैं जी, कुछ नहीं है। तो जैसे गिरधारीलाल जी मालव, बिल्कुल, नाथूलाल जी निडर, माननीय दुर्गादान सिंह जी, बिल्कुल, प्रेम जी प्रेम, रशीद अहमद जी पहाड़ी, घनश्याम जी लाडला, रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, ये सब उस संस्था में थे। और उस जमाने में फिर धीरे धीरे उसमें दूसरी पीढ़ी में मुकुट मणिराज जुड़े जी, मैं स्वयं ओम सोनी जुड़ा, हाँ, अंबिका दत्त जी चतुर्वेदी जुड़े। एक लंबे कालखंड तक जी जी, वो संस्था चली। वहाँ से एक पत्रिका भी निकलती थी हाड़ौती की, जिसका नाम था कचनार। जी जी, उस कचनार में मेरी प्रथम कविता जो छपी वो हाड़ौती में छपी। वाह, यानी मेरा भी प्रारंभ जो हुआ माइड भाषा से, हाड़ौती माइड भाषा से हुआ। जी जी, और मेरा जो पहला गीत मैंने लिखा वो भी हाड़ौती में ही लिखा। वाह, बहुत, और जो पहला गीत लिखा वो पहला गीत मैंने स्वयं अपने पेशे पर लिखा। वाह, और जो उस समय के जो अच्छे साहित्यकार थे, माननीय दुर्गादान सिंह जी, जी, मुकुट जी, आदरणीय मालव साहब, इन सब ने उसे बहुत सराहा, उनका लाड प्यार था। जी जी। सोनी साहब, जब आप बता रहे हो पहली रचना आपने माइड भाषा में लिखी, उस समय माइड भाषा के गिरधारी लाल जी मालव और रघुराज सिंह जी हाड़ा, वो भी माइड भाषा में अपने तो उसमें आपने क्या ऐसा लिखा था जो उसको बहुत सराहा गया? देखिए, मेरे इस अपनी कौम के जो गीत है जी, इसके पीछे भी अगर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे तो दुर्गादान सिंह जी रहे। अरे वाह, दुर्गादान सिंह जी ने उस समय एक गीत लिखा था, लखारा। क्योंकि लखारा, दिनेश जी मैं आपको एक बात बताऊं, लखारा ऐसी कौम है, वो किसी भी महिला के हाथ पकड़कर चूड़ी पहनाता है, किसी की भी महिला। जी जी, आप सामान्य रूप से किसी महिला का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन लखारा करता है। ठीक इसी तरीके से जो सुनार होता है वो किसी भी महिला को गहने पहनाता है, उसके नाक में डालता है, उसके कान में डालता है, उसके हाथ का नाप लेता है, उसकी कमर का नाप लेता है। यानी चारित्रिक रूप से जो कौम है, बिल्कुल, वो स्वर्णकार समाज भी इस विषय पर पारंगत है। और ये उनकी पारंगत क्या मैं कहूँ, ये उनके पेशे का एक गुण है, बिल्कुल चारित्रिक जी। तो मैंने जो वो गीत लिखा उसे अपने भारतीय संस्कारों से, राजस्थानी भूमि के संस्कारों से जोड़ते हुए मैंने प्रथम गीत लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। छम छम करती पायलियां नथुड़ी में जड़द मोर छोरा सोनी का। छम छम करती पायलियां नथुड़ी में जड़द मोर छोरा सोनी का, अरर छोरा सोनी का। पूनम की हो रात रूपाली चंदा में रम जाऊं, पूनम की हो रात रूपाली चंदा में रम जाऊं। साजन नरख खूंगाली मुँह मन ही मन शर्माऊं। क तू तन पर शणगार सजार, तू तन पर शणगार सजा, मुँह दर सूंगी गणगोर छोरा सोनी का। तू तन पर शणगार सजा, मुँह दर सूंगी गणगोर छोरा सोनी का। छम छम करती पायलियां नथुड़ी में जड़द मोर छोरा सोनी का, अरे छोरा सोनी का। अब जब महिला आती है ना, तो क्या अपेक्षा लेकर आती है, कैसे गाने बनाने की अपेक्षा लेकर आती है। नखराला बाजू बंद न तू झालरदार बना जे,
नखराला बाजू बंद न तू झालरदार बना जे, रंग भर जे मीना को झुमकी जालीदार बना जे, कमर कणकती पहरूं तोर, कमर कणकती पहरूं तो जगम मच जाव शोर छोरा सोनी का, कमर कणकती पहरूं तो जगम मच जाव शोर छोरा सोनी का, अरर छोरा सोनी का। और देखिए दिनेश जी, प्रत्येक महिला की एक अभिलाषा होती है सुहागन की, सच। और वो अभिलाषा ये होती है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों तक कौन सा उसका गाना उसके शीश पर रहे जी। ये राजस्थानी परंपरा का उल्लेख मैंने इसमें किया है। बिल्कुल। तू कंचन को बोपारी मन चीत्यो मोल चुकाऊं, तू कंचन को बोपारी मन चीत्यो मोल चुकाऊं, हीरादार अंगूठी पहरा रानी जी बन जाऊं। बहुत बहुत। तू कंचन को बोपारी मन चीत्यो मोल चुकाऊं, हीरादार अंगूठी पहरा रानी जी बन जाऊं, अमर सुहागण का माथाप, अमर सुहागण का माथाप, सत को साचो बोर छोरा सोने का, अमर सुहागण का माथाप, सत को साचो बोर छोरा सोने का, अरर छोरा सोने का, छम छम करती पायलियाँ नथुड़ी में जड़द मोर छोरा सोने का। बहुत बढ़िया गीत आपने सोनी साहब सुनाए हो, बहुत अच्छा। ओम जी, जब आपने पहली बार बड़ा मंच साझा किया होगा तब आपको कैसा लगा था, और कहाँ का मंच था वो जब आप प्रथम बार बड़े कवियों के बीच में बैठे हों? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मंच देश में है जी, वो कोटा दशहरा है। बहुत खूब। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कोटा का देश में होने वाले ओपन कवि सम्मेलनों में, इंडोर कार्यक्रम तो कई जगह होते हैं, जी जी जी, लेकिन ओपन कार्यक्रमों में जो कोटा का, और आज नहीं साहब भाई साहब, मैं दिनेश जी आपसे कहना चाह रहा हूँ, उस जमाने में मतलब जब प्रेम जी भाई साहब उसे कंडक्ट करते थे, बिल्कुल, जब आप ये मानकर चलो कि ये बाहर का मंच इतना विशाल था कि जिसकी कोई सीमा नहीं, आज वो बल्कि छोटा हो गया उससे। बिल्कुल सही करें। तो जितनी भीड़ उस समय आती थी ओपन कवि सम्मेलन में, अब तो मैंने जब सबसे पहले कवि सम्मेलन अखिल भारतीय पढ़ा, वो तो मुझे जहाँ तक ध्यान आता है वो मंदसौर में एक कवि सम्मेलन था जी। सुरेश बैरागी उसके संयोजक थे जी। और वहाँ पर हनुमान जी का एक स्थान है, और उस वहाँ पर प्रतिवर्ष वो कवि सम्मेलन होता है जी जी। तो प्रथम कवि सम्मेलन तो मेरा अखिल भारतीय वो था जी। लेकिन जो सबसे बड़ा मेरी निगाह में कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें सर्वाधिक रूप से जी मुझे देश में और जाने का जिसने अवसर दिया, वो कोटा दशहरा मेले का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। जी। ओम जी, जब आपने साहित्यिक गतिविधियां शुरू की, लिखना शुरू किया, और आपके साथ कई जो आपके सहपाठी साहित्यकार भी थे, और सबसे बड़ा मंच था भारत हिंदू समिति, तो उस समय जब साहित्यकार आप आपस में मिलते थे तो उसमें क्या सुधार मिलता था आपकी जो रचनाओं में? मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये प्रश्न आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है दिनेश जी भाई साहब, इस बात की बहुत महती आवश्यकता है। आज के साहित्यकारों में जो नवोदित साहित्यकार जी जी, उनमें और पहले के साहित्यकारों में एक मेजर अंतर हुआ करता था। अब चूंकि गोष्ठियां नहीं हो रही हैं, बिल्कुल, तो जब तक गोष्ठी नहीं होती है
10-5 कवि मिलकर बिल्कुल आपकी चर्चा पर, आपकी रचना पर चर्चा नहीं करते हैं। बिल्कुल, आकलन भी हो जाता था उसमें। हाँ, उससे आकलन भी होता था। आपकी धारा तो ठीक है, पर आप का लेखन क्या मांगता है, जी जी, उस पर समीक्षा होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो समीक्षा गोष्ठियों में ही हो सकती है। सच कह रहे हैं। और इससे का एक बात और आवश्यक है कहना कि जिस कवि की कविता है, जी, उस कवि को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरी रचनाओं में कमियां ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमियां नहीं है। सामान्य आलोचना और समीक्षा में अंतर है। बहुत, हम आलोचना सिर्फ इसलिए करेंगे मुझे आलोचना करनी है, बिल्कुल वो आलोचना है। लेकिन हम आलोचना, तुलसी जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। अगर आपका कोई भला चाहता है तो आपके अवगुण बताए जाने चाहिए। सच है। तो मुझे लगता है आज की ये महती आवश्यकता है। उस समय ये बातें बहुत थी। जी, पहले गोष्ठियों में चर्चाएं होती थी, रचनाएं परिष्कृत होती थी। बहुत बढ़िया। और अब नए रचनाकारों को ये अवसर कम मिल रहे हैं या उनमें स्वयं ये जागृति नहीं है। जी, मुझे लगता है दोनों बातें कुछ हैं। जी। ओम जी, और आपने तो कई गीत और कविताएं लिखी है, एक हमारे दर्शकों को और सुनाए। मैं आपको, वैसे मैंने जो वीरस की कविताएं लिखी हैं वो तो जी। चूंकि बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी कविताएं हाँ हैं, हाँ पर फिर भी मैं कोशिश करता हाँ, हूँ सुनाइए आप। उनमें से एक आध कविता हाँ बिल्कुल सुनाइए। आपके सामने यहाँ पर रखता बिल्कुल। हूँ। आज भी खड़े हैं कुछ सवाल सामने, आज भी खड़े हैं कुछ सवाल सामने, दे सके जवाब कोई आए सामने। बार बार आग ये लगाता कौन है, भारती का भाल ये झुकाता कौन है। अब तो करो रे भाई कुछ तो शर्म, आओ सब मिल बोले वंदे मातरम। वाह, आज भी खड़े हैं कुछ सवाल सामने। यानी आप देखिए, देश का विभाजन हो गया, बिल्कुल। लेकिन देश विभाजन से भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ जिसके लिए विभाजन हुआ। तो बिल्कुल। कारण क्या है? ये कुछ प्रश्न मैंने खड़े किए। जी जी, आज भी खड़े हैं कुछ सवाल सामने, दे सके जवाब कोई आए सामने। बार बार आगे लगाता कौन है, भारती का भाल ये झुकाता कौन है। अब तो करो रे भाई कुछ तो शर्म, आओ सब मिल बोले वंदे मातरम। खून देने वाले तो रुके ही नहीं थे, आखिर विभाजन हुआ तो क्यों हुआ? बिल्कुल। क्या इसलिए हुआ कि लोग क्रांति से उब चुके थे? बिल्कुल नहीं हुआ। खून देने वालों की कमी नहीं थी देश में। बिल्कुल सही। खून देने वाले तो रुके ही नहीं थे, खून देने वाले तो रुके ही नहीं थे, शीश देने वाले तो झुके ही नहीं थे। फिर भी बटाए देश जुम्मेदार कौन, सिंध का कलेजा फटा जुम्मेदार कौन। कश्मीर और यूं जलेगा कितना, वादियों का चैन यूं लूटेगा कितना। मांग का सिंदूर यूं पूछेगा कितना, वादियों का चैन यूं लूटेगा कितना। वादियों का चैन यूं लूटेगा कितना, हिंदू अपने देश में मरेगा कितना। नेताओं ने फोड़ दिया देश का करम, कुर्सियों ने फोड़ दिया देश का करम। आओ सब मिल बोले वंदे मातरम, आओ सब मिल बोले वंदे मातरम। उस पर अंकुश जरूर लगा है जी, लेकिन स्थितियां आज भी कुछ हद तक हैं जी। इसलिए कहता हूं, एक छंद और पढ़ता हूं इस हाँ, कविता पढ़िए, का। देखिए पढ़िए। सीमाओं पे आज भी जवान खड़े हैं, सीमाओं पे आज भी जवान खड़े हैं, तो भी घुसपैठियों के भाव बढ़े हैं। हरियाली पी रहे लुटेरे हैं तमाम, ब्रह्मपुत्र रो रहा है असम। सपोलों को सहदे बुलाता कौन है, धरती को छलता चलाता कौन है। जन्मभूमि सत्ता की रखेल तो नहीं, समझौते हमेशा की नकेल तो नहीं।
वोटों के भिखारियों का तोड़ दो भरम, कुर्सी के भिखारियों का तोड़ दो भरम, आओ सब मिल बोले वंदे मातरम, आओ सब मिल बोले वंदे मातरम। ओम जी भाई साहब, आपने अब तक कितनी कविताओं का संग्रह कर लिया आपने? दिनेश भाई साहब, लगभग मेरे पास आप ही मानकर चलें कि हिंदी कविता की एक पूरी किताब बनी बनाई जी जी पूरी पांडुलिपि है, और संभवतः इसी वर्ष वो बहुत जल्दी आ जाएगी जी। और उसमें कुछ छंद भी हैं जी जी, कविताएं भी हैं जी, गीत भी हैं हिंदी के। हाड़ौती में भी मैंने जो लिखा है जी उसको मैंने कोशिश की है, चूँकि हाड़ौती लेखन में मुझे थोड़ी सी समस्या आती है, जी जी, बोलने में नहीं आती, हाँ हाँ, पर मुझे टाइप में स्वयं करने में जी मैं थोड़ा सा इसमें कमज़ोर हूँ। तो वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे एक दो सहयोगियों मित्रों से जी जी, कि वो हाड़ौती का भी एक संकलन और लगभग, बिल्कुल। और मेरी इच्छा है कि अभी हम अनंत साहित्य समिति अंता चलाते हैं, जी और आदरणीय गिरधरलाल जी मालव जो हैं, जी, उनकी स्मृति में उनके जो सुपुत्र हैं हाँ हाँ चेतन मालव, जी, वो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर के आसपास हाड़ौती का जो एक साहित्यकार है जी, उनको उसमें हम 11,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित करते हैं। बिल्कुल, वो राशि स्वयं चेतन देता है, और अंता में उसका एक बहुत बड़ा आयोजन अभी भी हम करते हैं। बहुत बढ़िया। स्वर्गीय रघुराज सिंह जी हाड़ा उसमें सम्मानित हो चुके हैं, दुर्गादास जी उसमें सम्मानित हो चुके हैं, मुखर्जी उसमें सम्मानित हो चुके हैं, बिल्कुल, CL सांखला और किशन वर्मा, जी जी, इतने लोग उसमें लगभग सम्मानित हो चुके हैं। तो प्रतिवर्ष उसमें एक कार्यक्रम करते हैं, हमारे कुछ सहयोगी भी हैं। जी। तो अब हम कोशिश यही हमारी जारी है कि हाड़ौती की भी जो पुस्तकें हैं, जी जी, जो मेरी भी एक पुस्तक हो, जी। और इस वर्ष तक हो सकता है एक विष्णु हाँ, विष्णु विश्वास की, हाँ। उसकी भी एक पुस्तक निबंध की आने वाली है। जी। मेरी एक पुस्तक गीत और हाड़ौती गीतों की भी आने वाली है, जी, और एक हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है इस संपूर्ण हाड़ौती को, कि हमारे एक मित्र थे दिनेश मालव जी, वो बहुत एक्टिव, बहुत क्रियाशील लड़का था। वो नायब तहसीलदार होने वाला था, कानूगो था, जी जी, लेकिन वो दुर्भाग्य से हार्ट और डिजीज़ की वजह से जी। अभी लगभग 6-1 महीने पहले उसका निधन हो गया। तो उसकी भी 2 पुस्तकें जो है वो कुंडलियाँ उसमें जी, और जी। वो हैं, जी। और बहुत अच्छी वो भी आने वाली है। जी। ओम जी, आपने जो पांडुलिपि तैयार की, तो यहाँ राजस्थान में साहित्यिक अकादमियाँ है, वहाँ आप भेजने का आपका प्रस्ताव एक क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं स्वयं भगवान ने इतना सक्षम किया हूँ, मैं उसको छपा ही सकता हूँ। जी जी, और मैं स्वयं भी राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर जो है, साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर जो है जी, उसके प्रकाशन सहयोग में मैं भी सदस्य हूँ, बहुत बढ़िया, स्वयं भी। तो अब चूँकि सरकार चेंज हो गई है जी, और तो अकेडमियों के अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं, जी, तो अब वो सारा एक बार सेटअप दोबारा जी, होगा। सरकार अभी जब करेगी तो एक बार दोबारा उधर से कोशिश करेंगे। ओम जी भाई साहब, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा पुरस्कार वगैरह आपको देश भर से मिले हों, साझा करें हमारे दर्शकों को। मैं तो ये मानता हूँ दिनेश जी भाई साहब कि सबसे बड़ा पुरस्कार तो जनता है जी। एक साहित्यकार के लिए उससे बड़ा क्या पुरस्कार हो सकता है? बिल्कुल, कि हजारों लाखों की संख्या में लोग नीचे बैठकर उसको, बिल्कुल, उसकी कविता को ताली दें, अप्रिशिएट करें, ये उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन फिर भी क्योंकि कई पुरस्कार की मान्यताएं भी अच्छी हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि समय समय पर जो भी कोटा के क्षेत्र में जितने भी लगभग पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य समितियों द्वारा, कोटा की जितनी समितियाँ हैं जी, उन सब ने लगभग अपने नाम से जो वो देती हैं। जैसे हमारी वो राजेंद्र पवार की एक समिति है जी, साहित्य सृजन, उसने भी वो रामनारायण दादी स्मृति पुरस्कार मुझे दिया है, और भी समितियां हैं उन्होंने भी दिया है जी। हाँ, तो सम्मान तो
तो सम्मान की कड़ी को मैं इसलिए मानता हूँ सबसे बड़ा सम्मान कि जैसे आपने मुझे बुलाया, और तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओम जी, जाते जाते एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूँ, क्योंकि ये साहित्य मन से ही जुड़ा हुआ है। जब आपने काव्य पाठ शुरू किया था, उस समय आपके बीच में अच्छे साहित्यकार होते थे, और जो जनता के बीच में जो शब्दावली जाती थी वो एक मतलब अर्थयुक्त होती थी। आज जैसे मंचों पे कई जो फुहड़ता सी नज़र आती है, तो उस पर आपका क्या मानना है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ कवि हैं? बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है भाई साहब, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ जी। जब मेरा प्रारंभ काल था, तो मैंने एक आपको छोटा सा हिंट बीच में दिया था जी कि अंत में और अंत क्षेत्र में साहित्य के प्रति बहुत अभिरुचि रही है। बिल्कुल। और यहाँ वहाँ पर उस समय के जितने वरिष्ठ कवि हैं वो लगभग सभी लोग उस समय वहाँ पर आते जाते थे जी। जागरण की गोष्ठियाँ गांव-गांव में हम करते थे। बहुत खूब। और उन गोष्ठियों में वो जो गांव के लोग थे उनसे सिर्फ एक अपेक्षा होती थी कि आप एक माइक यहाँ पर लगा दो। इसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं होती थी। भोजन हम करके आएंगे, साधन से हमारे से आएंगे, आपको कविताएं सुनाएंगे। यानी हाड़ौती के प्रति, हाड़ौती भाषा के प्रति जागृति हो लोगों में, इस उद्देश्य से वो गोष्ठियाँ शुरू की। यही स्थितियाँ अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलनों की भी उस समय थी। उस समय जो कवि थे, कई नाम उनमें हो सकते हैं, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी थे, कई लोग थे जी। नाम में किसी एक का व्यक्ति विशेष का नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस समय के जितने भी, चाहे वीर रस के कवि हों, चाहे वो श्रृंगार के कवि हों, बिल्कुल, चाहे बड़े गजलकार रहे हों, सभी लोग लिखते भी अच्छा थे, पढ़ते भी अच्छा थे। बिल्कुल। और साथ ही ये पूरी कोशिश हुआ करती थी कि मंच पर हमारे द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा जी, कोई ऐसी एक्टिविटीज न निकल जाए, ऐसा कोई शब्द न निकले जी, कि जिससे साहित्य के समर्पण में कहीं लोगों की धारणा ठीक ना हो। बिल्कुल सही। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल व्यावसायिकता की ओर जा रही हैं। अब मंच सारे व्यावसायिक होते जा रहे हैं जी भाई। और उसी का परिणाम है कि अब मंचों पर नोरस होते हैं जी। लेकिन अब आज के समय में हास्य के नाम पर, हास्य बुरा नहीं है, हास्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हास्य के नाम पर जिस तरह की फुहड़ताएं परोसी जा रही हैं, बिल्कुल, वो साहित्य के, समाज के लिए मैं ये कह सकता हूँ अच्छे दिनों का संकेत नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे लिखने वाले लोग आज भी हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे उनके संस्कार हैं, लेकिन वो इस तरह के आयोजनों से सिर्फ इसलिए दूरी बनाए हुए हैं या दूरी बनाए रखना चाहते हैं जी, कि जो एनवायरनमेंट वहाँ पर हो गया है, जो वातावरण वहाँ पर चला गया है, बिल्कुल, उसमें वो अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसमें खाली यहाँ ये भी आवश्यक है कि इसमें खाली उनका दोष नहीं है जी, खाली साहित्यकारों का दोष नहीं है, ये श्रोताओं की भी एक, क्योंकि वो सीधी सीधी बात है ना, जो आपको सीधा खाने में आ रहा है जी, जिसमें आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है और आपको स्वाद भी आ रहा है, आप उसे तुरंत खा रहे हैं जी, और जो थोड़ा सा कड़वा है करेला पर आपको फायदा बहुत दे रहा है, उसे खाने में आदमी, बिल्कुल, यूं आप इसे ले सकते हैं। बस इतना सा है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कवि अंता से पधारे ओम सोनी मधुर जी। मृदु स्वभाव के मधुर जी इसलिए इनका नाम के पीछे लगता है। ये ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा मतलब महाकुंभ कह सकते हैं। वहाँ से इन्होंने अपनी बड़े साहित्यकारों के साथ उनकी उंगली पकड़कर ये इतने बड़े मंचों तक, देश के बड़े नामी मंचों तक पहुँचे।
आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत 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 धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। और आपने आपके चैनल पर बुलाकर सम्मान दिया, मान दिया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।